रेनल्ड्स, इनके साथ आज महाराष्ट्र ने सिस्टर स्टेट का समझौता किया है। महाराष्ट्र का ये तीसरा समझौता है। इससे पहले जर्मनी और जापान के राज्य के साथ हमने समझौता किया है और उन दोनों समझौतों में अभी 10-10 साल हो गए हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। साथ में बहुत काम हमने किया है, लेकिन पहली बार अमेरिका के किसी राज्य के साथ ये समझौता हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल है। जिस समय दोनों राज्य ये ट्रेड की बातचीत कर रहे हैं, ऐसे समय सब नेशनल लेवल पर दो राज्यों ने साथ में आना, ये एक बहुत महत्व की बात है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि भारत के राज्यों ने दूसरे देशों के साथ और दूसरे देशों के प्रगत राज्यों के साथ समझौता करना चाहिए। उसी के चलते हमने किया है। आयोवा, ये जो राज्य है, ये जो स्टेट है, ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्लीन टेक्नोलॉजी में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडर स्टेट माना जाता है। इसको फूड बास्केट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है और ये सारी टेक्नोलॉजीज भारत के साथ वो शेयर करेंगे। हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी कोलैबोरेशन करेंगे। मैन टू मैन एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, वो एक्सचेंजेस भी हम लोग इसमें करेंगे और विशेष रूप से हर वर्ष दोनों देशों के शिष्टमंडल एक दूसरे देश में जाकर जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है और जो कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर काम करेंगे। वहाँ की यूनिवर्सिटी और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट करेंगी। बाकी टेक्नोलॉजीज में आईआईटी के साथ भी कोलैबोरेशन करने का हम लोगों ने तय किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण दोनों देशों को तो फायदा होगा, दोनों राज्यों को फायदा होगा और विशेष रूप से जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है वो महाराष्ट्र को इसके कारण मिल पाएगी। देवेंद्र जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र पहली पसंद बना हुआ है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, वो कल भी आपने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे किस तरीके से देखते हैं? और अगले जो आपने जो 3 स्टेप रखे हैं 29, 35 और 47 का, इसके लिए किस तरीके से अचीव करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने जो बात कही वो सही है। आज महाराष्ट्र ये दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद है और बहुत बड़े पैमाने पर निवेश महाराष्ट्र में आ रहा है और हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कॉम्प्लेसेंट न हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली इस प्रकार की नीतियों को तैयार करें। हमारे जो पुराने कानून हैं, जो ट्रेड रिग्रेसिव है, जो एम्प्लॉयमेंट रिग्रेसिव है, इन कानूनों को हम लोग बदलना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर सुधार करना चाहते हैं ताकि एक दुनिया का प्रेफर्ड डेस्टिनेशन महाराष्ट्र बने और लोगों को यहाँ पर निवेश करने के लिए कोई भी तकलीफ का सामना न करना पड़े। देवेंद्र जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से एआई का उपयोग करने की बात आप कर रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टर्स को ज़्यादा सहूलियत देने के लिए मिलाप जैसे तमाम सारे वन विंडो सिस्टम करने की कोशिश की है। उससे क्या उपयोग है? एआई का किस तरीके से उपयोग होगा? और तीसरा, उसी में ऐड ऑन करें, कुछ फोर्सेस जानबूझ के भारत की प्रगति को रोकने के लिए एक कैंपेन चलाती हैं ताकि कहीं ना कहीं लोग रुक जाए, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि एआई हर क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ला रहा है और खेती के क्षेत्र में एआई एक रिवॉल्यूशन ला रहा है, क्योंकि आज एआई असिस्टेड ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही है कि जो एक फोटो निकालकर भी प्लांट की परिस्थिति क्या है, उसमें कोई पेस्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा 1 मिनट में बता देता है। ऐसे हजारों टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो ये टेक्नोलॉजीज हमको क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ लेकर जाने वाली है। और ये बात भी सही है कि जब
भारत में हम लोग एक प्रकार से परिवर्तन कर रहे हैं, तो उससे दुनिया के सारे देश खुश होंगे ऐसा नहीं है। कई लोगों को भारत की बढ़ती हुई ताकत ये पसंद नहीं आती है, तो ऐसे लोग भारत में कोई अलग प्रकार का वातावरण तैयार हो, कोई एक अराजकता तैयार हो, इस प्रकार का प्रयास करते हैं। एनजीओस के माध्यम से कुछ लोग करते हैं। मैं सारी एनजीओस को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ एनजीओस ये एक टूल के रूप में इस्तेमाल हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रयास तो चलते रहेंगे, लेकिन ऐसे प्रयासों से भारत रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता रहेगा।